फोकस करेंगे लोकतंत्र के बारे में। जो पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था वो था कि एक देश किसे कहते हैं और शासन के प्रकार क्या क्या होते हैं। इन टॉपिकों पे हमने चर्चा किया था पिछली वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाके उसको पहले देखिए, उसके बाद में ये वीडियो देखिए। तो चलिए आज हम मेन फोकस करेंगे लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र क्या है। तो इसको जानने के लिए देखिए हम पहले अपने देश के भारत के संविधान के प्रस्तावना को पढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की, यानी भारत जो है लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। तो आज हम जो मेन फोकस करेंगे वो लोकतंत्र पर करेंगे। तो चलिए देखते हैं लोकतंत्र क्या है। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा अब्राहम लिंकन का लोकतंत्र, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, यानी जनता की सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि लोकतंत्र को अगर देखेंगे तो लोकतंत्र मेनली दो भाग में बढ़ जाता है। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जो जनता खुद चुनाव करती है, जनता खुद ही डिसीजन लेती है। उसमें वहां पे कोई नेता वगैरह नहीं होता, वहां पे जनता जो भी होती है वो जनता होती है। बस एक चीज इसकी कमी है कि ये भारत जैसे इतने बड़े देश में ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जनता को बोल दिया जाए कि आप ही जाओ संसद में बैठ करके एक संविधान बना लो या फिर एक कानून बना लो, नियम बना लो, तो क्या होगा? 140 करोड़ की जनता को अगर संसद में हम बैठा देंगे तो क्या होगा? संसद ब्लास्ट हो जाएगा। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र चल सके। तो ये छोटे छोटे देशों में होता है, जैसे स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कार्यकाल मात्र 1 साल का होता है। तो ये छोटे छोटे देशों में ही संभव है। चलिए अब हम देखते हैं कि भारत में क्या चीज संभव है। तो भारत में जो संभव है वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये भारत में संभव है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता क्या है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहते हैं जैसे जहां पे हम लोग क्या करते हैं कि एक नेता चुनते हैं। नेता क्यों चुनते हैं? क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा होती है कि सभी लोग संसद में नहीं बैठ सकते, इसलिए क्या करते हैं कि 10-10 लाख की आबादी पे हम लोग एक एक सांसद चुनते हैं। यानी यही कहा जाता है कि जो एक संसद की आवाज जो होती है वो 10 लाख की जनता की आवाज होती है। इसलिए हमेशा अच्छा नेता चुनना चाहिए, अच्छा संसद चुनना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। तो भारत में क्या होता है कि 10-10 लाख की आबादी पे हम लोग नेता चुनते हैं और उन्हीं को जो है 5 साल का कार्यकाल देते हैं। इसी तरीके से अमेरिका में भी होता है। वहां पे भी 10-10 लाख की आबादी पे एक एक नेता चुना जाता है। यही कहा जाता है कि जितना भी देश है जनसंख्या में ज्यादा है, उन सभी देशों में क्या होता है कि चुनाव होता है। 10-10 लाख की आबादी पर एक एक नेता चुना जाता है। तो वही यानी कि उसी तरीके से वो संसद जो इकट्ठा होते हैं, सारे संसद 545 संसद इकट्ठा होकर के लोकसभा में बैठते हैं और इन्हीं को 5 साल का कार्यकाल दिया जाता है। अब वो बात अलग है कि 543 होते हैं या 545 होते हैं या 552 होते हैं, उस चीज की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम अगर हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र 2 में आ जाता है। एक होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, दूसरा होता है संसदीय लोकतंत्र। तो देखिए अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्या होता है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र हुआ होता है जो जहां पे देश में एक ही जगह से शासन किया जाता है, एक ही व्यक्ति शासन करता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति ही शासन करता है, एक ही जगह से शासन करता है, इसमें दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। तो इसी चीज को हम अध्यक्षात्मक लोकतंत्र कहते हैं। संसदीय लोकतंत्र क्या होता है? संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है कि औपचारिक और वास्तविक दोनों अलग अलग होते हैं। औपचारिक अगर भारत में देखते हैं तो औपचारिक रूप में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक रूप में होता है पीएम। वास्तविक रूप में पीएम होता है। औपचारिक का जो होता है, औपचारिक का कोई खास काम नहीं होता है। इसका जो होता है ये एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है, ऑफिशियल होता है, इसका कोई खास काम नहीं होता है। जो भी मेन काम होता है वो होता है प्रधानमंत्री का, पीएम का।
अगर देश में अच्छा काम हो रहा है तो पीएम का नाम होगा, अगर बुरा काम हो रहा है तो पीएम ही गाली सुनेगा। में सोचिए कि भारत किस में आता है। तो अगर लोकतंत्र की दो कैटेगरी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में से किस में आता है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में दो चीजें हैं, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र। अब इन दोनों में किस में आता है? तो संसदीय लोकतंत्र में आता है। यानी कि लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में संसदीय लोकतंत्र में भारत आता है। तो चलिए अब इसको हम समझते हैं। जो संसदात्मक लोकतंत्र है वो हम ब्रिटेन से लेकर के आए हुए हैं। ब्रिटेन जो है ना, एक ही साथ में लोकतंत्र भी है और राजतंत्र भी है। कैसे? क्योंकि ब्रिटेन जो है लोकतंत्र की अप्रत्यक्ष प्रणाली को अपनाया है और अप्रत्यक्ष प्रणाली में उसने अध्यक्षात्मक न अपना करके उसने संसदीय अपना लिया है। और संसदीय जब अपना लिया है तो उसको क्या करना है कि अब उसे राष्ट्रपति बनाना पड़ेगा और प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, राष्ट्रपति न बना करके प्रधानमंत्री का तो चुनाव करा देता है और चुनाव करा करके प्रधानमंत्री बना देता है। लेकिन राष्ट्रपति का क्या करता है, राष्ट्रपति उसने का चुनाव न करवा करके ब्रिटेन अपनी महारानी को बैठा देता है। और एक बात और जान करके आपको हैरानी होगी कि जो ऑस्ट्रेलिया की महारानी है वही ब्रिटेन की भी महारानी है। यह क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है। यानी जो ब्रिटेन ने बहुत ही प्यार से लोकतंत्र के अंदर ही राजतंत्र का गठन कर दिया है। देखिए संसदीय लोकतंत्र में अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके अधीन होती है। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके अधीन होती है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कार्यपालिका, बहुत ही अजीब सा सवाल है कि कार्यपालिका क्या है, व्यवस्थापिका क्या है, लाल फीताशाही क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है। तो चलिए अब इस चीज को हम बहुत ध्यान से समझते हैं। देखिए जो अभी तक लोकतंत्र हमने पूरी डिटेल से आपको बताया, वो लोकतंत्र इन चार चीजों पे डिपेंड करता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। इन चारों स्तंभ पे टिका होता है लोकतंत्र। तो चलिए हम देखते हैं विधायिका को। जो विधायिका क्या होता है, इंग्लिश में विधायिका को लेजिस्लेटिव बोला जाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि देश के लिए कानून बनाने का, देश का कानून बनाता है और राज्य का भी कानून यही बनाता है। देश के लिए जो कानून बनाते हैं, देश का कानून एमपी लोग बनाते हैं और राज्य के लिए एमएलए लोग मिलकर के बनाते हैं। इन लोगों ने कानून बना दिया और इनका काम खत्म हो गया। अब आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका या व्यवस्थापिका क्या होता है? कार्यपालिका वो होता है कि जब विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को, जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को कार्यपालिका या व्यवस्थापिका जो होती है इसको लागू कराने का काम करती है। लागू कराने का इसमें क्या आते हैं, इसमें एग्जीक्यूटिव लोग आते हैं, मंत्री हो गया, मंत्री। अब मंत्री कहाँ कहाँ, एक अकेला मंत्री कहाँ कहाँ जाएगा, तो वो अधिकारियों की नियुक्ति करता है। अब एक अकेला मंत्री कहाँ कहाँ जाएगा, तो मंत्री क्या करता है, अपने नीचे अधिकारियों की नियुक्ति कर लेता है। अब अधिकारी के नीचे पदाधिकारी आते हैं जिसमें डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गए, आरटीओ ऑफिसर हो गए। इन सारे चीजों का, ये सारे चीज इसमें आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। ये इनका काम क्या होता है कि ये इनके कानून को लागू कराने का काम होता है। अब इनका भी काम खत्म हो गया। यानी अब आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है? न्यायपालिका जब विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को कार्यपालिका के द्वारा लागू कराए जाने पर जब कोई नहीं मानता है तो उसका काम होता है, जुडिशरी का काम होता है, उसको सजा देने का काम होता है और मनवाने का काम आता है। इसमें कौन आता है? इसमें कोर्ट आता है। कोर्ट आता है यानी कि इन तीनों का काम अलग अलग है। इनका काम है कानून बनाने का, इनका काम है लागू करवाने का, इनका काम है मनवाने का। अब इन तीनों चीजों पे एक चीज और आती है, पत्रकारिता। पत्रकारिता क्या होता है? पत्रकारिता में क्या होता है कि ये तीनों चीजों पे नजर रखने का काम होता है। कभी बाय चांस होता है, कभी विधायिका में कोई गलत कानून बन जाता है या फिर कार्यपालिका के कोई मंत्री सही से काम नहीं कर रहा है या फिर अधिकारी कोई सही से काम नहीं कर रहा है या फिर न्यायपालिका में कोई गलत फैसला लिया जा रहा है। इन सभी चीजों का उजागर करता है पत्रकारिता। यानी कि कहा जाता है कि लोकतंत्र का जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वो पत्रकारिता, यानी चौथा स्तंभ जो है वो पत्रकारिता है।
अब लोकतंत्र इन्हीं चारों स्तंभ पे टिका हुआ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि जो हमने पहले बताया था उसमें एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके अधीन होती है, संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके अधीन होती है। तो देखिए इनडायरेक्टली रूप में तो सभी अपने स्वतंत्र हैं, लेकिन जब कभी कार्यपालिका या का कोई मंत्री या अधिकारी कोई अपना काम अच्छे से नहीं करता है तो उससे सवाल कहाँ पूछा जाएगा, उससे जो सवाल पूछा जाएगा उससे विधायिका यानी संसद के अंदर पूछा जाएगा। तो या और अकेले अगर किसी मंत्री से पूछना है तो उससे राष्ट्रपति पूछेगा। तो यानी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका किसके अधीन है, संसद के अधीन में है, कार्यपालिका संसद के अधीन में है। देखिए अब शासन दो तरीके से हो जाएगा, शासन क्या हो जाएगा, अब देखते हैं शासन दो तरीके से हो जाएगा, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। एकात्मक शासन क्या होता है कि जहां पे देश और राज्य का शासन एक ही व्यक्ति करता है, एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो उसे हम एकात्मक शासन बोलते हैं। जैसे हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि वहां पे एक ही जगह से शासन किया जाता है। और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में प्रधानमंत्री होता है, देश में प्रधानमंत्री होता है, राज्य में मुख्यमंत्री होता है, और दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर के बराबर पैरेलल अपना शासन करते हैं। जब देश का शासन अलग व्यक्ति करे और राज्य का शासन अलग व्यक्ति करे तो उस चीज को हम कहते हैं संघात्मक लोकतंत्र। यानी देश में कौन होता है, देश में पीएम होता है और राज्य में कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। यानी देश में प्रधानमंत्री के द्वारा शासन किया जाता है और मुख्यमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री के द्वारा शासन किया जाता है। लेकिन अगर आप अब संविधान को अगर गहराई से देखोगे तो संविधान में अगर गहराई से देखोगे तो भारत में ना तो पूरी तरीके से एकात्मक है ना ही पूरी तरीके से संघात्मक है। कैसे अगर राज्य को पावर न दिया जाए, उनका पूरा पावर छीन लिया जाए तो क्या होगा, उस स्थिति में एकात्मक हो जाएगा। क्योंकि एक तरीके से देखते हैं जैसे किसी राज्य का कानून तब तक पास नहीं होगा जब तक उस पर राज्यपाल का साइन नहीं होगा, और राज्यपाल किसके द्वारा भेजा रहता है, राज्यपाल प्रधानमंत्री के द्वारा भेजा रहता है। राज्य का जो शासन है इनडायरेक्टली किसके हाथ में चला गया है, वो राज्यपाल के हाथ में चला गया। अब देश में एकहरी नगर पालिका भी है, देश में एकहरी नगर पालिका भी है। अगर जो देश का जो कानून बना दिया गया, देश में जो कानून बना दिया गया वही सुप्रीम कोर्ट लागू करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया तो वही राज्य को मानना पड़ेगा, इसमें राज्य कुछ भी नहीं कर पाएगा। यानी कि जो राज्य जो संघात्मक है लेकिन 80% संघात्मक है, 100% नहीं है, ये जो 80% है। बहुत से जगह पे एकात्मक को लिया गया है, यानी कि राज्य की जो शक्तियां हैं, राज्य की शक्तियों को कम कर दिया गया है। अगर आप आपातकाल की बात करेंगे तो आपातकाल में क्या होता है कि आपातकाल में उस राज्य की सारी शक्तियां छीन ली जाती है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है वो राज्य। अब हम बात करेंगे कि भारत एकात्मक है या संघात्मक है, भारत एकात्मक है या संघात्मक है। तो चलिए देखते हैं। भारत ना तो एकात्मक है पूरी तरीके से, ना ही संघात्मक है, क्योंकि कुछ चीजों को एकात्मक के रूप में लिया गया है। तो भारत जो है, भारत दोनों का मिश्रण है, एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण है। जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे उस टाइम पे संविधान निर्माता ने एकात्मक और संघात्मक को ध्यान में नहीं रखा, उन्होंने ध्यान में रखा कि जहां पर पे एकात्मक की आवश्यकता थी वहां पर एकात्मक को लिया, और जहां पर संघात्मक की जरूरत थी वहां पर संघात्मक का लिया, ना कि देश में एकात्मक और संघात्मक करते रहे। इस तरीके से जो संविधान निर्माता है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा संविधान बना दिया। आज के इस टॉपिक में हम इतना ही देखेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक थैंक यू सो मच।